गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सबकी क्लास। आज का हमारा वीडियो है, इसका टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रही थी। इसके अंतर्गत हमने यह जान लिया था कि भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बांटा गया था। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास और दूसरा था ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, जिसमें से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन का संविधान का विकास इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। सबसे पहले संविधान का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इस बार कई बार उनमें संशोधन होता गया और धीरे धीरे करके ऐसा हमारे भारत का संवैधानिक विकास शुरू हुआ। अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। इसके अंतर्गत हम भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 इन दो अधिनियमों के बारे में जानेंगे कि ये अधिनियम क्या थे और उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो भारत का संवैधानिक विकास में भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसके नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, जो 1909 का अधिनियम था उसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था और 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इस नाम से जाना जाता है। क्योंकि और इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे, भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड। इस कारण सेम है, इन दोनों के नाम के कारण इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या जाना कि भारत परिषद अधिनियम 1919 इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस नाम का इसे जानने का कारण क्या है, क्योंकि इसके जन्मदाता थे वो कौन थे, भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड। आगे है, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। यह अधिनियम क्यों लाया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सुधार किए गए थे उसका जो उन्होंने एक प्रयास किए थे उसके कारण से यह अधिनियम लाया गया। 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी, 20 अगस्त 1917 को भारत के सचिव थे कौन, भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उन्होंने घोषणा की। इस घोषणा में क्या कहा था, जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। किसके सुधारों की ओर संकेत किया गया था, भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। और अधिनियम के पारित होने के जो कारण था वो क्या था, तत्कालिक संविधान सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध आदि। इस कारण से यह अधिनियम शुरू हुआ था। तो इसके पारित होने का कारण क्या था, तत्कालीन संविधान सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। और इसी अधिनियम में क्या हुआ था, जो प्रांत थे प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। स्थापना की गई, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, जो पार्षद कार्यपालिका का क्या था, एक ऐसा भाग था जो किसके प्रति, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। किसके प्रति उत्तरदायी था, गवर्नर। जो पार्षद था वो कार्यपालिका क्या था, एक भाग था जो किसके प्रति, गवर्नर के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। तथा इसका जो दूसरा भाग था वो कौन था, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इसका दूसरा भाग था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। इसके प्रति, प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका, किस प्रकार की विधायिका, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अर्थात केंद्र में विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद उच्च सदन और विधान परिषद निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल में ले लिया। तो पहले क्या था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद थी अकेली, लेकिन जब यह अधिनियम लाया गया तो केंद्र में क्या हो गई, द्विसदनात्मक विधायिका हो गई, इसमें राज्य परिषद उच्च स्थान रखती थी और विधान परिषद जो थी निम्न स्थान वाली दो सदन के रूप में बट गई। आगे देखते हैं, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। कितनी थी, 60 थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 राज्य परिषद सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित सदस्य और 26 मनोनीत सदस्य होते थे। तथा उनका कार्यकाल कितने वर्ष का था, इनका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 144 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत सदस्य थे। हमने क्या देखा, राज्य परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60 थी, उसमें से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। और उनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष का था। और आगे है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें
104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का था। केंद्रीय सदस्यों का कार्यकाल कितना, राज्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और केंद्र का 3 वर्ष। दोनों की शक्तियां कैसी थी? एक समान थी, परंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का जो अधिकार था केवल विधानसभा को था। शक्तियां दोनों की एक समान थी, लेकिन जो बजट पर जब स्वीकृति प्रदान करने का की बात आती थी, उधर पर केवल विधानसभा को अधिकार प्राप्त था। आगे देखते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण क्या किया गया? इसी अधिनियम में कम किया गया। केंद्र की और प्रांत के विषयों की सूची की पहचान की गई और उन्हें क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। केंद्र के विषय अलग और प्रांत के विषय अलग, और उन पर केंद्रीय नियंत्रण को क्या किया गया? कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधि बनाने का क्या दिया गया? अधिकार प्रदान किया गया। आगे है 1919 ईस्वी की जो एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में क्या थी? द्वैध शासन की स्थापना थी। 1919 अधिनियम की विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना को करना। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को क्या किया गया था? अलग अलग किया गया था। इसके पश्चात प्रांत में विषयों को पुनः कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था? आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय थे उसके अंतर्गत क्या क्या आते थे? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, ये क्या थे? आरक्षित विषय थे। और हस्तांतरित विषय क्या थे? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य, ये सब आदि, ये सब क्या थे? हस्तांतरित विषय थे। तो इस प्रांतीय विषयों को कितने? 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित के अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। हस्तांतरित के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। आगे देखते हैं, आरक्षित विषयों का जो शासन था वो गवर्नर था, जो अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। किसके सदस्यों की? परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। जबकि जो हस्तांतरित विषय होते थे, इनका जो शासन था गवर्नर मंत्रियों की सलाह से करता था। तो आरक्षित विषयों का शासन परिषद के सदस्यों की सलाह से होता था और हस्तांतरित विषयों का शासन था वो गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। आगे है, इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर किसको? सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग अलग निर्वाचन सिद्धांतों को विस्तारित किया था। तो अलग अलग निर्वाचन सिद्धांत किसने विस्तारित किया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। आगे है, इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में, कब? 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। कब किया गया? 1926 में। किस लिए किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। आगे है, इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को, किसको? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। 1919 ईस्वी के अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट जो था वो स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, जो भारत का संवैधानिक विकास था, इसमें इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसका कार्य क्या था? अधिनियम लागू होने के बाद 10 वर्षों के बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। इसी के अंतर्गत एक साइमन आयोग आया था, जिसमें क्या था? ये कब आया था? नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। किसकी जांच करना था? 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। किसका काम था? साइमन आयोग का। इस आयोग में सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। अतः अधिकांश भारतीयों द्वारा इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? निम्नलिखित थी। पहली सिफारिश थी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्ता प्रदान करना, भारत में सरकारों का विस्तार किया जाना, सशक्त संघ की स्थापना करना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी करना। ये क्या था? साइमन आयोग की प्रमुख निम्नलिखित सिफारिशें थी। तो आज के वीडियो में हमने क्या जाना? भारत शासन अधिनियम 1919। इसी के अंतर्गत हमने क्या जाना? साइमन कमीशन को, जो कब आया था? नवंबर 1927 में। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड सती क्लास और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।